किताब मेले में हैं हम, बुक फेयर, और प्रगति मैदान में लगा हुआ है इन दिनों। किताबों के बारे में अलग अलग कहानियाँ और अलग अलग कविताएं, लाइंस बनी हुई हैं। मेरी ज़िंदगी खुली किताब है और कुछ सुख, कुछ दुख और कुछ ख्यालों का हिसाब है। वैसे लोग बोलते हैं खुली किताब के बारे में जोक भी करते हैं कि इतनी भी खुली किताब नहीं होनी चाहिए कि कोई पढ़ के और फिर उसको फाड़ के फेंक दे। लेकिन जोक्स अपार्ट्स, इन दिनों हमने देखा कि किताब मेले में भीड़ ज़्यादा आ गई है और ज़्यादा आ रही है। पिछले कुछ सालों में देखो आप, तो युवा उसकी तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित भी हो रहा है उसके बावजूद भी, जबकि सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप या फिर फेसबुक, इंस्टा पे लगा हुआ है, रील्स में लगा हुआ है, उसके बावजूद भी इस समय भीड़ नज़र आ रही है। युवा आखिर पढ़ क्या रहे हैं? ये जो भीड़ इतनी नज़र आ रही है किताब मेले में, युवाओं से पूछते हैं कि वो पढ़ क्या रहे हैं और क्यों पढ़ रहे हैं। चलिए, कौन सी किताबें देख रही हैं इस समय आप? प्रेमचंद की। प्रेमचंद जी। क्या करती हैं वैसे आप? मैं फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ। फर्स्ट ईयर में कौन सा क्या सब्जेक्ट है? मेरा हिंदी साहित्य है। हिंदी साहित्य। या- इसलिए प्रेमचंद को पढ़ रहे हैं? नहीं, इसलिए अगर नहीं होता तो नहीं पढ़ते? नहीं, ऐसा नहीं है। इसलिए नहीं, मैं पहले से भी पढ़ते आ रही हूँ। तो अभी मेरा और जिज्ञासा हुआ कि मैं जानूँ, चूँकि साहित्य की स्टूडेंट हूँ तो कविता, कहानियाँ पढ़ना तो हमारा जिज्ञासा में होता है, तो इसलिए भी इसको पढ़ना मुझे अच्छा लगा। तो साहित्य के स्टूडेंट, आप कविता, कहानी पढ़ने में इंटरेस्ट रख रही हैं। लोग आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, व्हाट्सएप यही सब चल रहा है। नहीं, देखिए, सोशल मीडिया है, आपके पास पीडीएफ होता है, ठीक है, तो आप फ़ोन पे पढ़ सकते हो बहुत देर। लेकिन क्या होता है कि आप बहुत देर ऐसे फ़ोन पे अगर देखते रहते हो तो उससे तो आई इफेक्ट पड़ता ही है, आप सबको पता है। तो अगर बुक होता है हमारे पास, क्या होता है, एक बार हम पढ़ लिए, फिर हम कहीं ट्रैवल भी कर रहे हैं तभी पढ़े। फ़ोन से भी पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि जो आपको बुक से पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा वो फ़ोन से नहीं आता। मुझे पर्सनली व्यक्तिगत रूप से तो नहीं आता, तो इसलिए मैं। अच्छा, इसमें से ऐसा होता है कि इसमें से कुछ कहानियाँ निकाल के सोशल मीडिया पर डाल देती हैं आप, ऐसा होता है? नहीं, या दोस्त लोग डालते हैं? नहीं, और इसके बारे में मुझे जानकारी भी नहीं है पहले तो। नहीं। आगे क्या इसको पढ़ने के बाद आप लेखिका बनना चाहेंगी या फिर स्कॉलर ही रहेंगी या फिर कुछ और करना नहीं, मैं तो क्योंकि अभी तो मेरा शुरुआती दौर है, जैसे कि मैं बताइए आपको, फर्स्ट ईयर में मैं हूँ, तो मैं छोटी मोटी तो लिखती हूँ कविताएं, तो अभी पढ़ रही हूँ, तो शायद इसे पढ़ने से और ज़्यादा मेरे व्यक्तित्व में निखार आएगा। कोई कविता याद है? मैंने ही कल लिखा है एक मुस्कान पे। बताइए। मैं बताऊंगी अभी। 2 लाइन सुना दीजिए। हाँ, आधुनिकता की इस दौड़ में लोगों की होड़ में जो सबसे नितांत आवश्यक है वह है एक मुस्कान। रूठ जाता है जब कोई हमसे तो उसे मनाने की जिद होती है एक मुस्कान। आशा निराशा के मझधार में जब फंस जाते हैं लोग तो आशा की किरण है एक मुस्कान। तो इसमें और भी लाइनें हैं जो मैंने लिखी है कल ही। ये आपने किसके लिखी, किसको देख के लिखी आपने? किसी को देख के तो नहीं, अचानक मेरे मन में एक विचार आया कि मैं एक मुस्कान पे लिखूं, क्योंकि मेरे कॉलेज में पत्रिका है तो नहीं ना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे कॉलेज में पत्रिका संपादन होता है, तो उसमें हमें आर्टिकल देने होते हैं, खुद की लिखी हुई स्वरचित, तो उसके लिए मैंने लिखा है। नई पीढ़ी मुस्कान के बारे में भी सोच रही है। वैसे मुस्कुराना, आपने देखा होगा कई शहरों में लिखा रहता है मुस्कुराइए कि आप इस शहर में हैं। मुस्कुराना बहुत सी चीज़ों की दवाई भी है। हंसते हंसते, मुस्कुराते मुस्कुराते बहुत सारी टेबलेट कम हो जाती हैं। युवा पीढ़ी अलग तरीके से किताबें पढ़ रही है, ज़रा जानते हैं कि वाले हैं तो युवा पीढ़ी में ये आते हैं। आइए। जब आप कोई किताब पढ़ रही हैं इन दिनों, आप कौन सी किताब पढ़ रही हैं इन दिनों? मैं तो पढ़ाई की किताब पढ़ाई की किताब पढ़ रही, तो ये इधर टहलने के लिए आ गए बस? नहीं, यहाँ मैं सेल्फ हेल्प बुक्स वगैरह जैसे जो होती हैं अपने, मतलब आज के टाइम में बाहर निकलते हैं ना, तो कैसे क्या करना है उस हिसाब से वो देखने के लिए। आप जब मान लो कि कोई बुक पिक करेंगी खरीदने के लिए, कौन सी फेवरेट सब्जेक्ट होगा? क्या चल रहा है माइंड में इन दिनों? सब्जेक्ट क्या होगा मतलब? मैं अभी फ़िलहाल तो रॉबर्ट ग्रीन की देख रही थी, 48 लॉज ऑफ पावर की। लाइक बाहर एक्चुअल वर्ल्ड में निकलते हैं तो कैसे क्या काम करते हैं, किस तरह से लोगों से बात करनी होती है, वो सब चीज़ें। क्या करती हैं वैसे आप? मैं डॉक्टर हूँ। डॉक्टर हूँ, मतलब पास आउट वाले या फिर अंडर? MBBS हो गया मेरा। हो चुका है MBBS। तो किताबें कैसे हेल्प कर रही हैं आपको ज़िंदगी निखारने में? पहले लोग बोलते थे कि किताबें लोग बहुत पढ़ते थे, आजकल लोग मोबाइल, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, उससे फिर कैसे कोप अप कर रहे हैं?
बुक्स मतलब हेल्प करती है ना, लाइक पर्सपेक्टिव दे देती हैं एक आपको कि किस तरह से, किस नज़रिए से देखना है, तो वही चीज़ चेंज हो जाती है। कई बार हमें लगता है कि लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं, बट मैंने कुछ बुक्स पढ़ी हैं तो फिर मुझे लगता है कि मे बी लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है। मतलब मैं साइकोलॉजी वगैरह ज़्यादा पढ़ती हूँ, तो मतलब मुझे फिर समझ आ जाता है कि सामने वाला ऐसा क्यों रिएक्ट कर रहा है, तो वो हेल्प हो जाती है। वैसे आपका साइकोलॉजी का है आपका सब्जेक्ट MBBS में? नहीं, मैंने वैसे आपका किस चीज़? अभी मेरी MBBS हुई है। MBBS हाँ। तो MD किससे करना चाहेंगे? अभी सोचा नहीं है। सोचा नहीं है। साइकोलॉजी लग रहा है आपका बिहेवियर, हाँ? नहीं पता। वैसे मान लो मैं पूछूं कि आप किसी को सजेस्ट करोगे किताब पढ़ने की, तो वो रॉबर्ट साहब के अलावा क्या बताएंगे नाम? सब्जेक्ट वगैरह कोई बता दो। मैं ज़्यादातर किताबें मतलब ऑथर के नाम से ज़्यादा उसके कंटेंट को देख के मैं चूज़ करती हूँ, तो मतलब सेल्फ हेल्प में ही ज़्यादातर काम आती हैं मेरे ख्याल से। और मतलब एक पर्सपेक्टिव देने के लिए ना, लाइक साइकोलॉजी ऑफ मनी जिसे काफ़ी चल रही है, एंड और कौन सी पढ़ी मैंने? मनी तो समझ में आ गया, युवा पीढ़ी मनी के आजू बाजू घूमेगी, पावर के आजू बाजू ये हमें घूमेगी। स्कूल में नहीं समझाया जाता ना। हाँ। ये हमें स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता है, तो हमें समझना भी ज़रूरी है ना कि उस पैसे को जो कमाओगे हाँ। उसको इस्तेमाल कैसे करना है, उसको इन्वेस्ट कैसे करना है, तो वो भी ज़रूरी है। नहीं तो फिर लोग फिर बाद में जाके बहुत टाइम बाद समझते हैं ना कि कैसे क्या करना क्या है। नाम है आपका? मानसी सिंह। युवा पीढ़ी बहुत प्रैक्टिकल हो गई है, जो कमाना है, कहाँ लगाना है, क्या करना, बड़े प्रैक्टिकल मामला, बिल्कुल सही चल रहा है। ये आपने अभी कौन सी बुक खरीदी है, दिखाइए ना। भारतीय संस्कृति में दलितों और शूद्रों का योगदान, SS गौतम। ये आपने क्या सोच के मतलब ली है, क्या चल रहा है इन दिनों, किस तरह की बुक पढ़ रही हैं? ये इसी तरह का ये सब्जेक्ट आपका फेवरेट सब्जेक्ट है क्या है? मैं सोशल साइंसेस की स्टूडेंट हूँ, समाजशास्त्र में पढ़ रही हूँ, तो मैं इसीलिए सोशियोलॉजी या समाजशास्त्र से रिलेटेड या सोसाइटी में जो भी चल रहा है उससे रिलेटेड किताबें पढ़ने के लिए मेरा इंटरेस्ट है, तो इसीलिए मैंने ये किताब चुनी है। और इसके अलावा अभी आपने क्या क्या पढ़ा है? मैं अभी जैसे झूठन पढ़ा था मैंने कुछ दिन पहले, जो ओम प्रकाश वाल्मीकि काफ़ी फेमस क्लासिक दलित लिटरेचर की एक्सपीरियंशियल एक किताब है। उसके अलावा अभी तो मैं फ़िलहाल PhD कर रही हूँ, तो उसी का वही सब चीज़ें पढ़ रही हूँ। लेकिन फेवरेट सब्जेक्ट अगर मैं कहूँ कि आपको कुछ सुझाना है, तो लोगों को क्या आप सजेस्ट करेंगे, ये सब्जेक्ट और ये किताब, ऐसा कुछ है? मैं सब्जेक्ट तो मेरा जेंडर और कास्ट मेरा फेवरेट मतलब टॉपिक है। मैं उसी पे रिसर्च भी कर रही हूँ, तो मैं यही चाहती हूँ कि उससे रिलेटेड किताबें और जातिवाद और जो स्त्री के खिलाफ जो भी हिंसा वगैरह है उसको कम करना। और कहाँ पढ़ते हैं आप? PhD कहाँ? मैं IIT रुड़की में सोशियोलॉजी में PhD कर रही हूँ। तो जाति आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, तभी आपने भारतीय संस्कृति में दलितों और शूद्रों का योगदान। वैसे जाति के बारे में सोचती क्या हैं आप? जाति मुझे लगता है कि काफ़ी सालों से पुराने मतलब भारतीय संस्कृति का एक हिस्सा रही है, जो कि जिसमें अभी कुछ चेंजेस आने स्टार्ट हुए हैं। युवा पीढ़ी लेकिन जाति में अभी भी घुसी है। बिल्कुल अभी भी घुसी हुई युवा है। पीढ़ी क्यों घुसी है? हम तो कहीं और आ गए हैं, कोई और युग में चल रहे हैं। नहीं 21वीं सदी ज़रूर है, लेकिन जाति जो है वो जाति नहीं है, क्योंकि उसके कई रीज़न है। जैसे कि अभी भी शादियां जो हैं, इंटरकास्ट मैरिज जो है अभी भी 4 से 5% ही है इंडिया में। 95% मतलब मेजॉरिटी ऑफ दी शादियां भी, या आप फिर चाहती हैं इंटरकास्ट मैरिज ज़्यादा से ज़्यादा हो? नॉट ओनली मैरिजेस बट इन टोटल, मतलब कास्ट का ये मैरिज तो एक एंगल है। मतलब अपनी कास्ट में मैरिज करना सिर्फ एक ही एंगल है, बट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जैसे सुसाइड लोग लड़ रहे हैं जाति के नाम पे, कुछ कोई उपाय है आपके पास में? एज ए रिसर्चर कोई एक लाइन तो पता होगा, कुछ तो आपने अभी तक रिसर्च किया होगा। जी ऐसा कोई इन चीज़ों का ऐसा एक सेंटेंस में उपाय तो नहीं होता है। देखिए, तो कुछ सुझाव दीजिए ना। सुझाव दीजिए, सुझाव दूँ? मुझे लगता है कि अपने सबसे ज़्यादा जो सुझाव जो इम्पॉर्टेंट सुझाव यही है कि अब हमें अपने दिमाग को खुला रखना चाहिए, ताकि हम दूसरों के जो नज़रिया उसको भी देखने सोचने कर सकें। देखने। पर कभी कभी मैंने देखा है कि लोग ना घुस जाते हैं उस सब्जेक्ट में। आजकल व्हाट्सअप पे सोशल मीडिया पे सब चल रहा है। आप किताबें खरीद के पढ़ रही, अच्छी बात है कम से कम, लेकिन किताबों में भी एंगल होते हैं। जी बिल्कुल, जो किताब कौन लिख रहा है, उसकी क्या आइडियोलॉजी है, तो वो सब भी मैटर करता है, और उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, किस बैकग्राउंड में लिखी गई है, मतलब उस टाइम पॉलिटिकल इकोनॉमिक मतलब कॉन्टेक्स्ट क्या चल रहा है, तो वो सब भी देखना ज़रूरी है। तो किताबें भी बायस्ड
बायस्ड होती हैं। होती है। जी। किताबें बायस्ड होती हैं। आईआईटी रुड़की की स्टूडेंट हैं, क्या नाम है आपका? प्रकृति। प्रकृति। जी। अच्छा लगा आपसे मिलके। Thank लेकिन जाति वाली जो बात है ना, उपाय तो ये भी नहीं बता पाएंगे, अभी रिसर्चर हैं, उपाय तो बड़े बड़े लोगों के पास में है अभी। प्रकाशक भी उन विषयों को चुनते हैं जो विषय लोगों के इंटरेस्ट के होते हैं और फिर उस पर फोकस करके नई किताब ले आते हैं। बड़ी जल्दी जल्दी आने लगी इन दिनों, और उनके कुछ अपने पैरामीटर्स होते हैं, लेकिन इनको पता होता है कि युवा क्या पढ़ रहा है, क्योंकि किताब यही निकालते हैं। हमारे साथ में प्रभात कुमार जी हैं, प्रभात प्रकाशन वाले। प्रभात जी, युवा के मन में इन दिनों क्या चल रहा है? युवा इस समय राष्ट्रभाव से अनुप्राणित है। वो जानना चाहता है भारत का सच्चा इतिहास क्या है, हमारा इतिहास क्या है, हमारा पौराणिक सांस्कृतिक उद्भव क्या है, और ये हम देख रहे हैं। 22 तारीख को श्री रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा के समय पे जिस प्रकार का वातावरण पूरे देश में बना, उसमें युवा सबसे अधिक है। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, बाइट, उसमें लिखा था कि काशी में जो वहाँ लोग जा रहे हैं दर्शनार्थी, अयोध्या जी में जा रहे हैं, उसमें से 50% युवा हैं। तो ये बहुत बड़ी शक्ति है भारत की कि युवा इस तरफ रुझान उनका बढ़ रहा है। ये ऐसा क्यों हुआ? क्या वजह क्या मानते हैं आप? कुछ तो वजह होगी। कि देखिए, मैं समझता हूँ ये जो एक राजनीतिक रूपांतरण हुआ देश के अंदर, उसके बाद ये चेतना जागृत हुई है, राष्ट्रीय भाव जागृत हुआ है। तो जो हम लोग दबे कुचले शोषित, हमारा कुछ गौरव है ही नहीं, तो हमारा गौरव बोध जागृत हुआ है। कुछ लोगों का कहना है कि ये ज़बरदस्ती एक तरीके से एक सांस्कृतिकवाद की लहर चलाई जा रही है कुछ लोगों के द्वारा। नहीं, चलाई नहीं जा सकती, ये अंदर से उत्पन्न हो रहे हैं। वो हम वहाँ पे लोगों के जो उद्गार सुनते हैं, भाव समझते हैं कि खड़ा खड़ा व्यक्ति केवल रामलला को देखकर अश्रुपात कर रहा है, तो ये किसी के कहने से नहीं करेगा, अंदर से भाव जागृत हो रहा है, तब ये दृश्य उपस्थित हुआ है। अच्छा, मैं दर्शकों के लिए और बाकी लोगों के लिए भी समझना चाहता हूँ, युवाओं के लिए भी, कोई किताब आप कैसे निकालते हैं? क्या पैरामीटर होता है उसका? कोई व्यक्ति आप बोले कि हमारे पास हम लिखना चाहते हैं, अब आप उसको क्या बोलोगे? नहीं, लिखना चाहते तो लिखिए, पहले लिखिए, लिख के आप पांडुलिपि देंगे, वो पांडुलिपि हमारे संपादक मंडल देखेगा। वो अगर भाषा, विचार, प्रस्तुति के हिसाब से अच्छी होगी तो उस पर हम विचार करेंगे। तो पहले तो उसको लिखना पड़ेगा, फिर हम देखेंगे कि वो पुस्तक उसी विषय पर हमारे यहाँ छप तो नहीं गई, तो पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। ये कुछ पैरामीटर होते हैं। उसके बाद में फिर पुस्तक का प्रकाशन होगा। प्रकाशन होगा। उसको कुछ और रॉयल्टी वगैरह क्या है? वो इश्यूज क्या? अनुबंध करते हैं हम, कोई भी पुस्तक छापते हैं अनुबंध करते हैं लेखक के साथ में। वो अनुबंध 1 रुपये का भी होता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हाँ, 1 रुपये का भी क्या? मैक्सिमम कितने का? नहीं, वो प्रतिशत रॉयल्टी होती है। युवा क्या लिख रहा है, लिख क्या रहा है? पढ़ने का तो हमने पूछा लोगों से, लिख क्या रहा है युवा? युवा आजकल ये मोबाइल से, स्मार्टफोन्स ने उनको लेखक बना दिया लोगों को। वो अपने मोबाइल पर वो लिखते हैं, जो उसके मन में आता है वो लिखते हैं। तो अधिकतर वो अपने जो अनुभव हैं वो लिख रहे हैं, दूसरों के अनुभव से सीखकर वो जीवन में कैसे आगे बढ़ें इस पर लिख रहे हैं। और जो आजकल लेखक बढ़ रहे हैं वो वही हैं जो भारत के सांस्कृतिक, पौराणिक, ऐतिहासिक परिदृश्यों को उपस्थित कर रहे हैं। सांस्कृतिक, पौराणिक, ऐतिहासिक परिदृश्यों को जो लिख रहे हैं वो लेखक लोकप्रिय हो रहे हैं। अभी हमने एक श्रृंखला छापी है, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, राम फिर लौटे। हाँ, ये पुस्तक, इसके अंदर अयोध्या का पूरा इतिहास है। इतिहास, हेमंत शर्मा जी की, हाँ, और वर्तमान और भविष्य भी है कि कैसे अयोध्या भारत के सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक पुनर्जागरण का केंद्र बनने वाला है। तो ये एक दृष्टि लोगों को मिल रही है। तो ये एक, हम समझते हैं, एक बड़ा अवसर हमारे सामने उपस्थित हुआ है इस देश के सामने। हम बड़े भाग्यशाली हैं कि 500 पीढ़ी के संघर्ष के बाद ये अवसर आया और समाज में चेतना जागृत हुई। तो ये धीरे धीरे, मैं समझता हूँ, और बड़ी बात है, ये विचार फैलेगा। एक चीज़ और, लोग जैसे पुराने जो कालजयी रचनाकार हैं, प्रेमचंद या दूसरे हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, या फिर हम एक दूसरी विचारधारा देखें तो मार्क्सवाद, ये सब इनका क्या, इन बुक्स का? देखिए, प्रेमचंद है, टैगोर हैं, शरद बाबू हैं, ये सब कालजयी रचनाकार हैं। इनकी पुस्तकें अभी भी पढ़ी जाती हैं। और कार्ल मार्क्स और ये सब तो अब नेपथ्य में चले गए, समाज ने उनको अस्वीकार कर दिया। तो इसलिए भारतीय मनोवृत्ति के साथ में, भारतीय दृष्टि के साथ में जो लिखा जा रहा है वो पढ़ा जाएगा। भारतीय दृष्टि के साथ जो लिखा जा रहा है, नई सांस्कृतिक पुनर्चेतना, ये बड़ी बात है। क्या लिख रहा है युवा, कौन पॉपुलर हो रहे हैं, हमने बात की। अब राम फिर लौटे, इस समय 500 साल बाद, ये एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। मैंने इसके कुछ पहले अंश देखे हुए हैं। अब
प्रभा जी का कहना है कि ऐसे लोग जो इस तरह की चीज़ें लिख रहे हैं वो ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं, लोगों में डिमांड में है। ये बुक्स आपने कुछ खरीदी हैं, कबीर नई पीढ़ी में भी आज भी प्रासंगिक हैं। आप क्या करते हैं? मैं स्कॉलर हूँ, मैं रिसर्च स्टूडेंट हूँ। रिसर्च स्टूडेंट है। आपने कितनी ढेर सारी किताबें खरीद डाली हैं। हाँ, कौन कौन सी? कबीर हैं और नामवर सिंह जी का किताबनामा, नंदिनी ओझा, मैला आंचल, परतीप, संघर्ष नर्मदा का, ये सब जब आपने ख़रीदा, काशीनाथ सिंह की भी है ना, ये मतलब आप रिसर्च के लिए ख़रीदे हैं या आपके मन में आ गया कि इसको पढ़ना है, अब तो इसके बिना नहीं रहा जा रहा है? नहीं, रिसर्च की अगर मिल जाती है तो अच्छा है। जैसे ये आंदोलन से संबंधित जो है ये मेरे उसी में ही आता है। मैं सोशल मूवमेंट को स्टडीज़ करता हूँ। और बाकी नामवर सिंह का तो मैं पढ़ना चाहता था इसलिए भी ख़रीदा। और साथ ही मैं BHU से हूँ, तो कोई भी वाराणसी से संबंधित कोई किताब हो या वहाँ का कोई लेखक हो तो मैं उसको पढ़ना चाहूँगा। काशी का 80 पढ़ी होगी फिर। हाँ, यही ये ना, काशी का 80। कबीर क्यों लिया आपने? कबीर को क्यों पढ़ना चाह रहे हैं आप? क्योंकि कबीर जो है, मैं देख रहा हूँ कि युवा पीढ़ी में ये बहुत बड़ी बात है कि कबीर, क्योंकि जीवन दर्शन है उनका। यही चीज़ ना, क्योंकि इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में ये सब नहीं पढ़ाया जाता, तो हल्का फुल्का कोई ज्ञान मतलब बता दिया तो चल गया, लेकिन फिर हमारी वो मतलब ध्यान से उतर जाता है, फिर इसका दोबारा हम लोग नहीं देख पाते। लेकिन हमें ये पढ़ना चाहिए ताकि हम लोग मतलब जो मेन स्ट्रीम है उससे तो फिर भी ये गायब है कुछ हद तक, क्योंकि वहाँ और थॉट्स चलते हैं और आजकल के नए सदगुरु ये सब लोग बोलते नहीं ये क्या, व्हाट इज़ कबीर, कहाँ आप लगे हुए हो? अपने दोस्त लोग ऐसा कुछ बोलते हैं? नहीं, मतलब हर चीज़ पढ़नी चाहिए ना, बाकी थॉट्स तो आपके खुद के बनते हैं। तो अगर आप हर चीज़ पढ़ोगे तो फिर तो आप और चीज़ों को साथ में पढ़ेंगे, फिर उससे आपके थॉट्स डेवलप होते हैं, तो आप एक अच्छी सोच बनेगी। तो इसीलिए हर चीज़ पढ़नी चाहिए। अब जो इन्होंने किताब खरीदी है, कबीर ग्रंथावली, एक दो दोहे पढ़ के देखते हैं। मेरा वीर लोहारिया, तू जिने जाने जा रे मोही, एक दिन ऐसा होएगा कि हो जारोगे तो ही। लकड़ी कहती कि है लोहार, तू मुझे न जला, एक दिन ऐसा आएगा मैं तुझे जला दूंगी। समय को बता रहा है ये वाक्य। और जीवन के जो अलग दर्शन हैं वो कबीर ने बताए हैं, और युवा पीढ़ी इसको पढ़ रही है, इसका मतलब बड़ी बात है। इस समय भी ये प्रासंगिकता बहुत बड़ी बात है। ये इससे पहले आपने अगर किताबें पढ़ी हैं और मैं पूछूं आपको कोई सजेस्ट करना, क्या सजेस्ट करेंगे? मैं शरद चंद्र को काफ़ी पसंद करता हूँ। शरद चंद्र, हाँ, उनका शेष प्रश्न है, और भी उनकी है चरित्रहीन है, ब्राह्मण की बेटी है। तो ये सब है जो मतलब औरतों के से रिलेटेड ज़िंदगियों के ऊपर मतलब उन्होंने काफ़ी गहन अध्ययन तरीके से मतलब काफ़ी डिटेल में लिखा है। और मैं तो कहूँगा कि हर एक वुमन को शेष प्रश्न पढ़ना चाहिए। और बंकिम चंद्र है, तो अब जैसे आजकल नेशनलिज्म लोगों के अंदर जाग रहा है, तो आनंद मठ है और कपाल कुंडला। नेशनलिज्म जाग रहा है इन्होंने कहा। अच्छा, नेशनलिज्म क्यों जा रहा है? कुछ लोग बोलते हैं ज़बरदस्ती एकदम कढ़ाई में डाल के छौंक पिलाया जा रहा है, एकदम लोगों को खाने से नहीं, खुद से कढ़ी, बासी कढ़ी को छौंक लगा के पेश कर दिया जा रहा है। लोग बोल रहे हैं। नहीं, नेताओं से नेशनलिज्म नहीं सीखना चाहिए, खुद से इच्छा होनी चाहिए। आपको जो भी जानना है उसके प्रति, जैसे आदिवासी प्रांत के बारे में पढ़ना या आंदोलनों के बारे में पढ़ना, तो आप खुद से पढ़ोगे और खुद से जानोगे तो आप जान पाओगे कि ग्राउंड स्तर पे, निचले स्तर पे क्या चल रहा है, क्या हुआ है। अभी जो नेशनलिज्म चल रहा है वो ठीक है? अग्रेसिव नेशनलिज्म पसंद नहीं है, ये सब ना ही हो। और अगर जैसे नेशनलिज्म में कई सारे टाइप्स के होते हैं। मैं एक स्कॉलर हूँ, तो मेरे लिए तो कोई भी चीज़ इतनी सिंपल नहीं है। आप तो किताबों में
शब्दों को देखकर उसके वजन को तौलते होंगे। हाँ, और सोसाइटी में कोई एक सिंगल चीज़ नहीं होती है, कई सारे डायमेंशंस होते हैं, हर चीज़ के पीछे की कहानी होती है। तो जैसे अगर लोगों को रीनी में जैसे हिंदू राष्ट्रवाद भी हम बोलते हैं, ठीक है, तो आप बेहतर है कि आप असल मायने में उसको पढ़ें, जानें कि क्या है हिंदू राष्ट्रवाद। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर है, उनकी बुक है गोरा, तो मैं तो कहूँगा कि हर एक हिंदू को उसको पढ़ना चाहिए, ताकि क्योंकि उसमें जब उस वक्त राजा राम मोहन रॉय ने एक सोसाइटी की गठन किया था, तो गोरा में उसको क्रिटिसाइज़ किया है और कहा कि किस तरीके से कोई भी नई चीज़ बनती है किसी चीज़ के खिलाफ, वो बाद में जाके वो खुद एक धर्म बन जाता है, एक संगठित व्यवस्था बन जाती है, वो खुद वैसे ही बिहेव करने लगता है। तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब दिखाता है कि मतलब हिंदू धर्म में किस तरीके से। कहाँ के रहने वाले हैं आप? और मैं वैसे दिल्ली एनसीआर से ही हूँ। हाँ हाँ, लेकिन मैं पढ़ता बनारस में। नई पीढ़ी इतना सोच रही, इतने स्कॉलर वाले विचार हैं। अब आप सोचिए कि आने वाला भविष्य क्या होगा। नेशनलिज्म के बारे में भी नई पीढ़ी के विचार, ये पढ़ा जा रहा है। इसका मतलब ये है कि ये समाज में केवल व्हाट्सएप पे या सोशल मीडिया पे नहीं है, ये किताबों के माध्यम से दिमाग में भी है, और उसको रिफाइंड करने के लिए लोग नई नई कोशिशें कर रहे हैं। राष्ट्रवाद के दौर में बड़े परिवर्तन जो हुए हैं, उनमें से एक ये भी है कि जो धार्मिक किताबें हैं उनमें लोगों ने दिलचस्पी लेना शुरू किया। वैसे सिर्फ राष्ट्रवाद की वजह से नहीं हुआ, कोरोना की वजह से भी, कोरोना के लॉकडाउन में लोगों में भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़ी। उसके बाद से ऐसा हमने सुना कि बढ़ी है लोगों की दिलचस्पी। हमारे साथ में शांति कुंज हरिद्वार के महाराज जी खड़े हुए हैं। क्या नाम है आपका? बालरूप शर्मा। बालरूप जी। यहाँ गायत्री चेतना केंद्र है, एनसीआर का हेडक्वार्टर है, जी। वहाँ की व्यवस्था में संभाल रहा हूँ। पूरी एनसीआर का मुख्य केंद्र है। अच्छा। गायत्री चेतना केंद्र नोएडा। ये किताबें जो हैं, ये बिक्री में क्या बदलाव आप देख रहे हैं लोगों के पढ़ने में, या पाठक जो आ रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं? अब अच्छे किताबों के प्रति बहुत रुचि जगी है, और ख़ास करके ये जो किताब मेरा जो है ना, ये चीर पुरातन परंपरा को नवीनतम स्वरूप में हमारे गुरुदेव रखे हैं, जो तर्क संगत हो, विवेक सम्मत हो, व्यावहारिक हो, बच्चों के लिए, गार्जियन के लिए, बुद्धिजीवियों के लिए। गुरुदेव तो कहते हैं जो नास्तिक है उसको ज़्यादा पसंद पड़ता है गुरु जी की किताब, क्योंकि विज्ञान को, अध्यात्म को वैज्ञानिक प्रतिपादित किए हैं। तो लोगों में क्या कुछ बदलाव देखने में मिला है? पहले ज़्यादा बिकती थी या अब ज़्यादा बिक्री, क्या है स्थिति? बहुत ज़्यादा अंतर पड़ गया है। पहले हम आते थे, जितना स्टॉल का हम चार्ज देते तो उतना हमको वापस नहीं होता था, ये अब उससे हम 1.5 गुना आगे निकल रहे हैं। हालांकि हमारा किताब बड़ा सस्ता रहता है, सस्ता किताब है तो लोगों को ज़्यादा पसंद पड़ता है। शांति कुंज हरिद्वार की सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताबें में से 2-3 किताबें कौन सी हैं? सबसे महत्वपूर्ण हमारा गायत्री महाविज्ञान है, जो गुरुदेव 24 वर्षों में कठोर तप किए, तो एक शोध ग्रंथ लिखे, गायत्री महाविज्ञान। और उसके बाद एक क्रांति धर्मी साहित्य गुरुदेव जीवन के अंतिम समय में लिखे, जब लगा सबसे ज़्यादा बिकता है। वो क्रांति धर्मी साहित्य जो है ना, आज का युग गीता गुरुदेव उसको बताए। मन स्थिति बदले तो परिस्थितियाँ बदलें, समय दान ही युग धर्म, युग की मांग प्रतिभा परिष्कार, परिवर्तन के महान क्षण, समस्याएं आज की समाधान कल के। ये सब ऐसे किताब हैं, लोगों को बहुत प्रभावित करता है। लोगों में पढ़ने की दिलचस्पी बढ़ी है, और ख़ास तौर पर धार्मिक किताबें, ये अच्छी बात है। ये मेडिटेशन, ध्यान वगैरह, या देखा हमने कि यहाँ क्रिया योग, परमहंस योगानंद जी, ये यहाँ पर क्यों आए, घूमने आए आप? जी, मैंने इनकी बुक पढ़ी थी, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। सो उससे मैं काफ़ी इंस्पायर हुई, तो फिर मुझे क्रिया योग के बारे में और जानना था। तो फिर यहाँ पे अच्छी काउंसलिंग मिल रही है, सारी और बुक्स भी हैं, और डेली लाइफ के इश्यूज से रिलेटेड बुक्स भी हैं, लाइक विल पावर इंक्रीज़ करने के लिए, नर्वसनेस के लिए, जो बेसिकली अभी यंग जनरेशन में भी काफ़ी हो गया है। तो काफ़ी इंस्पायरिंग बुक्स हैं, और मुझे नॉलेज भी चाहिए। क्या करती हैं आप वैसे? जी, मेरा बिज़नेस है खुद का, कपड़ों का, फैशन ब्रांड है। हाँ जी। तो यंग जनरेशन को ये कहाँ पड़ गई है योग वोग और ध्यान व्यान, कहाँ चला?
नहीं आई थिंक सबको ज़रूरत है, स्पेशली इन द एरा ऑफ सोशल मीडिया। सो इतना सब लोगों को एंग्जाइटी है और वो सब है, सो मेडिटेशन हर चीज़ के लिए हेल्प करता है। बेसिकली लोग एम्बिशियस हो गए हैं, तो अपने एम्स को अचीव करने के लिए वी नीड दैट काइंड ऑफ विल पावर, एंड ये सब चीज़ें हमें थोड़ा दे पुल अस डाउन कि अच्छा देयर इज़ समथिंग एल्स ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम आवर एम्बिशंस एंड स्टफ। सो योगा तो सबके लिए है, तो जितना जल्दी एज में हम स्टार्ट करेंगे उतना अच्छा है। ये आपको अपने बिजनेस में हेल्प कर रहा है? हाँ, तो उसमें मुझे फोकस करने में हेल्प करता है, बिकॉज मेडिटेशन हेल्प्स इन कंसंट्रेशन। सो और योगिक बुक्स पढ़ के मुझे इंस्पिरेशन मिलती है लाइफ में, थोड़ा कामनेस आती है, कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है। क्या नाम है आपका? तन्वी। यंग जनरेशन, अभी थोड़ी देर पहले भी देख लिया आपने, फोकस्ड है एकदम, टारगेट। अगर ये चीज़ अपने काम में हेल्प कर रही है तो उसकी तरफ बढ़ रही है यंग जनरेशन। और पहले इसको शायद साइड की चीज़ें माना जाता था, लेकिन अब मेन स्ट्रीम में आ गई है ये। मैं देख रहा था कि आप किताबें देख रहे थे धार्मिक। जी, धार्मिक किताबें क्यों? कितने साल के हो आप? मैं सिर्फ 20 साल का हूँ, और धार्मिक किताबें इसीलिए क्योंकि यदि हम धर्म से जुड़े रहेंगे तो ही हमारी संस्कृति से जुड़े रहेंगे, और तो ही हमारी भारतीय होने की हमें परंपरा जो विरासत मिली है, तो ही हम भारतीय खुद को कहलवा सकेंगे, क्योंकि भारत ये देश नहीं लेकिन एक संस्कृति है। और ये राष्ट्रवाद की घुटी मतलब पूरा घोल वोल के पी गए, मज़ेदार से है। आपको सुनने में अच्छा लग रहा है वैसे? जी, अच्छा लग रहा है। तो ये जो भारत है ये एक देश नहीं संस्कृति है, और ये संस्कृति को हम कौन ने सिखाया आपको सब इतना 20 साल की उम्र में? प्रधानमंत्री मोदी जी। सिखाने की क्या बात है, यदि आप भारतीय है, भारत के लिए कहा जाता था, पूरी दुनिया यदि भारत के पीछे पड़ी रहती थी तो उसका एक मुख्य कारण यह था कि भारत के लोगों को सिखाना नहीं पड़ता था। भारत की परंपरा, संस्कृति और यहाँ का पहरवेश, यहाँ के जीवन ही ऐसा था, शैली ऐसी थी कि आपको जन्म से सब आ जाता था। ये हमारे भारत की परंपरा है, प्राचीनता है, और ये प्राचीनता को यदि जीवित रखना है तो धार्मिक पुस्तकें पढ़ो, उसमें क्या गलत बात है। सारी प्रकार की पुस्तकें पढ़ सकते हैं, लेकिन ये पढ़ते हैं तो हमें भारत महसूस होता है, हम भारत। कुछ लोग बोलते हैं कि ये ज़बरदस्ती बहुत सारी चीज़ें बोली जा रही हैं, विज्ञान कुछ और बोलता है, धर्म कुछ और बोलता है, और ये सब चीज़ें जितना भी बोला जा रहा है वो कल्पना है जो भारत के बारे में बोला जाता है। विज्ञान जो है वो हमारे सांसारिक जीवन को आसान बनाने के लिए विज्ञान है, लेकिन कहीं ना कहीं आसान बनाने के बावजूद वो कठिन बनाता जा रहा है। हमारे शरीर ज़्यादा से ज़्यादा और तकलीफ़ में आ रहे हैं, रोग बढ़ते जा रहे हैं। शायद पहले की जो परंपरागत हमारी सारी व्यवस्थाएं थी वो ऐसी थी कि हमारे शरीर को भी अच्छी रखती थी, और मानसिक तरीके से भी हमें शांति, स्वस्थता मिलती थी। अभी जो विज्ञान है, मानसिक स्वस्थता चली गई, सिर्फ शारीरिक स्वस्थता रह गई। एक बात बताइए, करते क्या हैं आप? हम करते क्या हैं, तो हम खुद एक पढ़ते हैं या क्या करते हैं आप? पढ़ाई मैं ऐसे 12th तक किया था, उसके बाद ड्रॉप आउट किया, और उसके बाद अभी जो मैं हूँ लेक्चरर हूँ। कहाँ? 20 साल की उम्र में लेक्चरर? काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर लेक्चरर देता हूँ, और यही हमारे समाज के लिए, हमारे कल्चर के ऊपर, यही विषय के ऊपर मैं लेक्चर देता हूँ। अच्छा। मेरा नाम है हर्ष मयूर छेड़ा, मैं हूँ बॉम्बे से, मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, नेशनल आइकन अवार्ड विनर भारत विभूषण हर्ष मयूर छेड़ा। तभी हमको आप नॉर्मल नहीं लगे। धर्म के बारे में इतना बहुत सारा जानकारी इसलिए है इनको क्योंकि ये इनका विषय है। शब्दों में सारा जमाना है और इबारतों को बस कहते जाना है, दिल से निकली इबारतें, और इसलिए कहा गया है कि पुस्तकों में खजाना है। पुस्तकें वाकई खजाना है। युवा पीढ़ी उसी खजाने को टटोलने आई है। आपने देखा कि युवा पीढ़ी क्या सोच रही है, आप क्या सोच रहे हैं, आप बताइए। कैमरामैन राहुल देव के साथ भूपेंद्र सोनी देवराही।